सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसका सिलेबस जान लेते हैं कि कौन सा चैप्टर, कितने चैप्टर हमको पढ़ना है और कितने चैप्टर पढ़ करके कितने नंबर आ सकते हैं, कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो फिजिक्स 70 मार्क्स का मैक्सिमम होता है और इसमें टोटल 14 चैप्टर होते हैं, 14 चैप्टर होते हैं टोटल। हमें फिजिक्स कक्षा 12 के फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं और ये क्लास जो 11th में पढ़ रहे हैं, अगली बार जो 12th में जाएंगे और जो लोग 12th के अभी इसी 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको हम लोग डिस्कशन करें और क्लासिफाइड करें कि कितने चैप्टर से कितने नंबर आ सकते हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत होता क्या है और क्या क्या पढ़ना है, तो इस तरह से अगर डिस्कशन करें तो ये पहला चैप्टर है। पहले से लेकर के 14 चैप्टर, हमें टोटल बस इतना ही फिजिक्स में पढ़ना होता है, 14 चैप्टर, और यहीं से टोटल जितना नंबर हो सकता है। लास्ट में कुछ गेट वगैरह बचता है, वो सिलेबस से बाहर हो चुका है, कभी कभी आ जाता है, तो भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो ये 14 चैप्टर टोटल पढ़ना है हमें और इस 14 चैप्टर में कितने नंबर का क्या आता है वो डिस्कशन सबसे पहले करें। तो हमारा पहला यूनिट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा यूनिट है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और ये दोनों मिला करके 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ये टोटल 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ से बस 2 यूनिट तैयार करना है और 8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसमें पढ़ना क्या होता है, वैद्युत आवेश, आवेश रुका रहता है, आवेश को सबसे पहले आवेश समझना है। आवेश स्थिर है और उसके चारों तरफ क्षेत्र कितना है, जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत आवेश हो गया, ये सारी की सारी चीजें पढ़ना है। और इसमें दो आवेश हैं, आवेश के बीच की कुछ दूरी है, दोनों के अक्ष पर कितना डिस्टेंस है, दोनों के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और उसके अक्ष से विपरीत अगर कहीं बिना अक्ष का रखा जाए कोई आवेश तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र गणना करना है। पहले यूनिट में विद्युत क्षेत्र गणना करना है और दूसरे यूनिट में वैद्युत विभव निकालना है और उसकी धारिता निकालना है। अच्छी और निरक्षी स्थिति इसमें आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 डेरिवेशन कुछ आएंगे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए एक अच्छी निरक्षी स्थिति आ जाता है और एक वैद्युत द्विध्रुव आता है और द्विध्रुव को घुमाने में या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 3-4 है, जैसे मान लीजिए गोली कोष के कारण, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आता है, गोली कोष के कारण उसके केंद्र पर, उसके सतह पर और गोले से बाहर किसी बिंदु पर, चाहे कोई भी बिंदु हो, किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पहले यूनिट का हो गया। और दूसरे यूनिट में आता है वैद्युत विभव पूछा जाता है, विभव विभवांतर इसी के अंतर्गत आता है। और किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में और अनंत से किसी विद्युत आवेश या फिर एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में कितना कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत विभव वगैरह बताता है। और इसमें कितना आवेश संचित करता है ये धारिता बताएगा, धारिता कैपेसिटी बताता है। और किसी भी धारण करने की जो क्षमता होती है वो धारिता कहलाती है। किसी भी आवेश को कितना धारण कर सकता है, कितना अपने अंदर रख सकता है, ये सारी चीजें बताता है। तो ये दोनों यूनिट मिला करके बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ये 8 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये विद्युत धारा, तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, यहाँ से 7 मार्क्स इसमें फिक्स होता है कि सिर्फ विद्युत धारा से रिलेटेड पूछा जाता है। और इसमें खास करके एक सर्किट आता है व्हीट स्टोन सेतु पर। विद्युत धारा में एक व्हीट स्टोन सेतु आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर का इंपॉर्टेंट है व्हीट स्टोन सेतु। और इसमें होता है मान लीजिए कोई एक रिलेशन पूछा जाता है इसमें, विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध। तो ये जो भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इससे रिलेटेड वो भी डिस्कशन किया जाएगा। जो छोटे नंबर होंगे, जो एक 2 लाइन वाले डिफिनेशन वाले होते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी। और इसमें बड़े भी क्वेश्चन आते हैं जो भी बन सकता है, जैसे I = NE/VD एक रिलेशन होता है, I = NE/VD, तो ये रिलेशन होता है I = NE/VD। ये भी इंपॉर्टेंट है और जितना भी इंपॉर्टेंट होगा एक क्वेश्चन के जरिए हम बताने का प्रयास करेंगे। और आगे आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और ये चुंबकत्व एवं द्रव्य, इन दोनों को मिला करके भी 8 मार्क्स के आते हैं। ये 8 नंबर का पूछा जाता है। बस ये 5 यूनिट मिला करके 8, 16 और 23 नंबर का, ये 5 यूनिट मिला करके हम लोग 23 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। और आगे बात करें इन दोनों का, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा का, इन दोनों को मिला करके भी 8
मार्क्स पूछे जाते हैं, यहाँ से 8 मार्क्स। और ये विद्युत चुम्बकीय, ये फर्स्ट बुक से इतना ही बस पढ़ना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तक के फर्स्ट पार्ट में है। और ये 4 नंबर का पूछा जाता है यहाँ से। और टोटल हो जाएंगे हमारे पास 35, टोटल होगा 35 मार्क्स। सिर्फ 8 यूनिट से 35 मार्क्स पूछे जाते हैं। पहले यूनिट में हमें क्या करना है, आवेश रुका हुआ रहता है, आवेश रुका हुआ है और उस आवेश के चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये पहला यूनिट बताता है। और दूसरे में हमें उस आवेश को लेकर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और कितना कार्य करेंगे, ये दूसरा यूनिट बताएगा। और इसी के अंतर्गत हम लोग धारिता पढ़ेंगे कि उसी आवेश को रखने में कितना ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, कितना ज्यादा आवेश भर भर के रख सकते हैं, जैसे बाल्टी में पानी भरा जाता है इस तरह से आवेश कैसे रख सकते हैं। और तीसरा वही यूनिट बताता है, आवेश को चलना बताता है। ये आवेश को विद्युत धारा बताएगा, आवेश किस तरह से चल रहा है और किसी चालक में एकांक समय में कितना आवेश फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे यही विद्युत धारा है। और विद्युत धारा अगर है तो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, गतिमान आवेश है तो इसके कारण जब भी कोई गतिमान आवेश होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। जो भी आवेश है गतिमान आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गतिमान आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो 5th यूनिट जो बताएगा हमें बस उस चुंबकत्व के बारे में बताएगा। और चुंबकत्व का कितना द्रव्य मतलब मैटर होता है, ये पदार्थ है। और चुंबकत्व का मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, चुंबकत्व का प्रॉपर्टी क्या है, चुंबक का प्रॉपर्टी क्या है, ये 5वां यूनिट बताएगा। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये 6 यूनिट बताएगा। और ये बताएगा कि अगर आवेश गतिमान आवेश है तो इसके चलने के कारण मतलब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसमें आता है फैराडे का नियम। और ये बताएगा कि विद्युत धारा के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो किसी चुंबक के कारण क्या विद्युत धारा बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है। तो ये इंडक्शन, ये प्रेरण के द्वारा हम लोग विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 6ठा यूनिट बताएगा कि किसी चुंबक के कारण कैसे विद्युत धारा प्राप्त होती है। और लास्ट अगर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो 7वां यूनिट बताएगा कि वो विद्युत धारा डीसी करंट है या एसी करंट है। एसी मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये प्रत्यावर्ती धारा बताएगा कि इसका मीन वैल्यू कितना है, माध्य कितना है, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है और इसका मध्य मूल मान कितना है। ये सारी की सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उसके बताएगा कि इसका कालांतर कितना है, विद्युत धारा का कालांतर कितना है। ये पूरा का पूरा ये डेरिवेशन पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें समाकलन आएगा, अवकलन आएगा। और ये प्रत्यावर्ती धारा बताएगा। और इस प्रत्यावर्ती धारा के बाद आता है 8वां विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। तो 8वां यूनिट हम लोग फर्स्ट बुक में देख रहे हैं कि टोटल आवेश से ही रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग 8 यूनिट तक पढ़ेंगे। और इस तरह से अगर एक कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ा जाएगा तो शायद ये चैप्टर बहुत आसानी से हम लोग खत्म कर सकते हैं। पहला 1 से लेकर के 8 तक यूनिट सिर्फ और सिर्फ हमें आवेश के बारे में बताया। अगर आवेश पढ़ना सीख लिए, हम लोग आवेश जान लिए हैं, तो हम लोग ये क्रम बाय क्रम पढ़ते चले जाएंगे और यहाँ 8 यूनिट तक खत्म करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से ये 8 यूनिट तक खत्म हुआ। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। ये ऑप्टिक्स का पार्ट है, प्रकाश की, ये ऑप्टिक्स है। ये अकेले 13 नंबर, ये अकेले प्रकाश की अकेले 13 नंबर का ये फर्स्ट पार्ट आवेश के बारे में बता रहा है। और 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर मिलाकर के ये प्रकाश की बताता है। प्रकाश 2 तरह से भांति व्यवहार करता है। एक सीधी रेखा में अगर गमन करेगा तो वो किरण प्रकाश की होगा, और प्रकाश अगर वेव्स के फॉर्म में होगा, तरंग के फॉर्म में चलेगा, तो वहां प्रकाश का तरंग प्रकाश की होगा। तो प्रकाश का 2 तरह का व्यवहार, एक सीधी रेखा में अगर गमन कण की तरह भांति व्यवहार करेगा तो किरण प्रकाश की, और तरंग की तरह भांति व्यवहार करेगा तो वो तरंग प्रकाश की। तो ये दोनों चैप्टर अगर मिला करके हम लोग पढ़ लेंगे तो इस तरह से हमें 13 मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं सिर्फ ये दोनों चैप्टर से। और इस दोनों चैप्टर में कुछ खास नहीं है। किरण प्रकाश की में अगर बात करेंगे तो इसमें आता है प्रकाश किस तरह से, जैसे दर्पण आता है, लेंस आता है, और लेंस के जिस तरह से
कई सारे यंत्र होते हैं, जैसे दूरदर्शी पढ़ना है हमें, सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है, और इसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेंस के बारे में और दर्पण के बारे में खास करके पढ़ना है। और इसमें व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, जैसे उसमें आता है संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, और आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक भी आता है इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एक है। तो दोनों बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं और उसी पर बेसिक, उसी का एप्लीकेशन है ये ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाश की। और यहाँ से हम लोग 13 नंबर गेन कर सकते हैं। और ये 11वां यूनिट विकिरण एवं द्रव्य की द्वैध प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स, तो ये यूनिट पूरा मिलाकर के सिर्फ 6 मार्क्स, 6 नंबर का सिर्फ पूछा जाता है। और परमाणु तथा नाभिक ये दोनों मिलाकर के हमें 8 नंबर का ये अकेले देता है। ये अकेले यहाँ से 8 नंबर का आएगा परमाणु और नाभिक के बारे में। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। परमाणु में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आएगा, रदरफोर्ड का मॉडल आएगा, फिर उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, और स्पेक्ट्रम श्रेणी आता है, जैसे 5 श्रेणियां पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट होता है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो इस तरह से श्रेणी पूछी जाती है। और परमाणु में खास करके और नहीं कुछ पूछा जाता है। और इसमें देखा जाता है नाभिक में, तो नाभिक में इंपॉर्टेंट है कि नाभिक की त्रिज्या पूछी जाती है, उसका साइज पूछा जाता है, उसका आकार पूछा जाता है। तो छोटा छोटा डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और इसी में आता है परमाणु और नाभिक में मिलाकर के एक आता है, जैसे हाइड्रोजन बम और परमाणु बम आता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिक में ही आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, तो इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो ये दोनों यूनिट कुछ खास बड़ा नहीं है, यहाँ से अगर पढ़ेंगे हम लोग तो 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट अकेले आता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यानी कि ये अकेले 8 मार्क्स, 8 मार्क्स अकेले ये कवर करता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठोसों के वर्गीकरण के आधार पर हम लोग चालन के आधार पर पहले बांटेंगे, और उसके ऊर्जा बैंड के आधार पर बांटेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक, के 3 तरह से होते हैं। और इसका हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पर भी बांट सकते हैं इसको, और चालन बैंड के आधार पर, और इसकी चालकता के आधार पर भी हम लोग 3 तरह से इसको बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अर्धचालक पढ़ेंगे। 14वां यूनिट जो अर्धचालक है, अर्धचालक जो है ये चालन के आधार पर और ऊर्जा बैंड के आधार पर इस तरह से 2 प्रकार से बांटा जाता है। और इसमें एक चालक, अचालक या चालक, अचालक और अर्धचालक आता है। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक या और दूसरा होता है अपद्रवी अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक पढ़ेंगे, उसके बाद अपद्रवी अर्धचालक होता है दूसरा। अपद्रवी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अपद्रवी का मतलब होता है कि उसमें अशुद्धियां ऐड करना होता है, इम्प्योरिटी ऐड करना होता है। तो अशुद्धियां ऐड करेंगे या इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो अपद्रवी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक 2 प्रकार से होंगे। और इसमें खास करके पूछा जाता है कि पी ट्रांजिस्टर तो निकल चुका है, पीएन संधि डायोड होता है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में और पश्च अभिनत में, ये दोनों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, दृष्टिकारी भी पूछा जाता है। और दृष्टिकारी हो गया और डायोड हो गया, बस 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, डायोड पूछा जाएगा और दृष्टिकारी। अगर इतना मोटा मोटी अगर पढ़ लिया जाए तो हम लोग खास करके कि फिजिक्स में ठीक ठाक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो अच्छा खासा हम बना पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 70 नंबर। ऐसा लगेगा कि ये 8 7 15 15 8 23 23 8 31 और 31 4 35 नंबर यहाँ से 8 यूनिट तक पढ़ेंगे। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 यूनिट हमें 35 नंबर देगा, क्योंकि 13 13 6 19 19 8 27 27 8 35 नंबर। 35 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट पढ़ करके, और उधर से 8 यूनिट पढ़ेंगे तो 35 नंबर हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग 70 पर गेन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस होगा कि सबसे पहले बहुविकल्पी जो 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले डील करेंगे बहुविकल्पी।
और उसके बाद आगे हम लोग बहुविकल्पी के बाद हम लोग अति लघुत्तरी एक एक नंबर का जो डिफिनेशन होगा, जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, और धारिता में इसमें आया जाएगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और ये तब आता है जब वो निर्वात दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात हो या फिर दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ डाला जाए, तो इस तरह से धारिता निकालना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन। और एक एक नंबर का जो डिफिनीशन है, जितना डिफिनीशन इससे रिलेटेड होगा सारा का सारा डिफिनीशन एक एक नंबर वाला यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा, जितना ज्यादा डेरिवेशन होगा उस डेरिवेशन को सबसे ज्यादा यहाँ चर्चा होगी। हर यूनिट से लेकर के एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सीट है, जैसे यहाँ सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन सीट, ये सारा का सारा जितना क्वेश्चन सीट इसमें है, सारा का सारा क्वेश्चन इसको इस सीट का सारा क्वेश्चन इस चैनल पर डिस्कशन किया जाएगा। और इसके अलावा भी जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है या बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और खास करके जब एग्जाम डेट आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा एग्जाम डेट, उसके बाद हम लोग अंशाल पेपर शुरू करेंगे। और अंशाल पेपर को लगातार जितना हो सकेगा मोर देन उसको एनअप करेंगे, मोर देन हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अंशाल पेपर, और भी जितने भी डाउट होंगे वो आगे डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।